ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 700 और 700 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। कथम पुनः गुणः गुणी व्यतिरेकेन अन्यत्र वर्तेत। देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद, और द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण चल रहा है। इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांति गत्यधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव का परिमाण। जबकि पूर्व पक्षी कहता है जीव का परिमाण अनुपरिमाण है, और बहुत सारी युक्तियों के द्वारा उसने जीव का अनुपरिमाण है इस बात की सिद्धि भी कर दी। किंतु प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि जीव अणु है तो वह शरीर के किसी एक कोने में बैठेगा, और समस्त शरीर में जो शैत्य की या उष्णता की उपलब्धि होती है वह फिर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उपलब्धि कराने वाला प्रत्यक्ष जिसको होता है ऐसा वह तुम्हारा आत्मा जो कि अणु है और शरीर के किसी एक कोने में बैठा है। तब उसने उत्तर दिया पूर्व पक्षी ने कि जिस प्रकार दीप की प्रभा है, दीप घर के किसी एक कोने में रखा है तो भी उसका प्रकाश समस्त घर में व्याप्त होता है, उसी प्रकार आत्मा अणु है, शरीर की किसी एक कोने में बैठा है तो भी उसका प्रकाश अर्थात चैतन्य अर्थात ज्ञान गुण समस्त शरीर में व्याप्त होता है। इसलिए वह ज्ञान गुण के द्वारा वह आत्मा समस्त शरीर में होने वाली जो शैत्य या उष्णता की उपलब्धि है उसका साक्षात्कार हो जाता है, उसको उपलब्धि हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाता है समस्त शरीर में शैत्यता की या उष्णता की, अतः कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। तो वही कहा था कि गुणवद व लोकवद इस 24 नंबर के सूत्र से, 25 नंबर के सूत्र से। अब इस पर आक्षेप कर रहे, कोई प्रश्न कर रहा है कि भाई गुण तो गुणी को छोड़कर रहता नहीं है। जैसे रूप है, किसी पट आदि में रूप गुण है तो पट को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी जाता नहीं है। उस प्रकार यदि चैतन्य अर्थात ज्ञान यह आत्मा का गुण है और तुम्हारा आत्मा अणु है तो अणु आत्मा में ही वो ज्ञान गुण रहेगा। अणु आत्मा छोटा सा है, उसको छोड़कर समस्त शरीर में तो वह ज्ञान गुण कैसा फैल पाएगा, अर्थात नहीं फैलेगा। तो वही कह रहे आक्षेप, कथम पुनः गुणः गुणी व्यतिरेकेन अन्यत्र वर्तेत। 25 नंबर के सूत्र में जो उदाहरण दिया था कि जैसे लोक में प्रभा देखी जाती है उस प्रकार आत्मा का गुण मान लेंगे, उस पर शंका है, और उस शंका का निवारण आगे 26 नंबर के सूत्र से होने वाला है। अतः यह जो पंक्ति है कथम इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण। उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम, उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम शंकते कथम इति। ठीक है, देखो भैया, उत्तर मतलब आगे वाला जो सूत्र है उसके द्वारा निवारण करने योग्य जो शंका, उस शंका को उपस्थित किया जा रहा है कथम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, कथम पुनः गुणः गुणी व्यतिरेकेन, गुणी मतलब गुण वाला द्रव्य, उसको छोड़कर व्यतिरिक्त छोड़कर अन्यत्र वर्तेत, वो गुण अन्यत्र कैसा जाएगा, है कि नहीं। उदाहरण देकर समझा रहे कि नहीं पटस्य शुक्लः गुणः पट व्यतिरेकेन अन्यत्र वर्तमान दृश्यते। ठीक है ना, न कान्वय दृश्यते के साथ ही पटस्य शुक्ल गुण, कोई पट है, शुक्ल पट है सफेद, तो उसका शुक्ल गुण पट में है और पट में भी है, और पट को छोड़कर 10-5 फीट
या किलोमीटर अंदर बाहर जाकर घूम के आ रहा है शुक्ल का, पट का शुक्ल रूप, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता नहीं है। लेकिन पट का शुक्ल रूप जो गुण है वो पट में ही रहता है, पट को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता है। उस प्रकार यदि ज्ञान तुम्हारे आत्मा का गुण है तो वह ज्ञान गुण उस अनु आत्मा को छोड़कर समस्त शरीर में कैसा फैल पाएगा? नहीं फैल पाएगा। और यदि नहीं फैल पाएगा तो समस्त शरीर में जो उपलब्धि होती है वो फिर नहीं होनी चाहिए, जबकि उपलब्धि हो रही है। अतः तुम्हारा जो कहना है कि आत्मा अनु है वह ठीक नहीं, ऐसा आक्षेप करने वाले का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, नहीं पटस्य शुक्ल गुण पट व्यतिरेकेन अन्यत्र वर्तमान दृश्यते, अन्यत्र वर्तमान दिखाई नहीं देता है। पट का शुक्ल गुण पट को छोड़कर अन्यत्र विद्यमान देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो दृश्यते इत्यादि है ना, उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, फिर अभिप्राय क्या है लिखते टिप्पणी। चैतन्यम, चैतन्यम कौंस में लिखिए ज्ञान गुणः, ज्ञान गुणः कौंस बंद। आगे, न गुणिनः अन्यत्र वर्तते, न गुणिनः अन्यत्र वर्तते गुणत्वात्, गुणत्वात् शौक्ल्यवत् इत्यर्थः, शौक्ल्यवत् इत्यर्थः। देखो भाई, ये अनुमान बन गया। पक्ष है चैतन्य अर्थात ज्ञान गुण, उसमें क्या सिद्ध करना है? तो न गुणी न अन्यत्र वर्तते, गुणी न अन्यत्र न वर्तते, गुणी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता है। क्यों? गुणात्वात्, गुण होने से, क्योंकि जो जो गुण होता है वह गुणी को छोड़कर अन्यत्र रहता नहीं है। जैसे शौक्ल्यवत्, पट का शुक्ल रूप पट को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है, उस प्रकार आत्मा का ज्ञान गुण उस आत्मा को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकता है। यह अभिप्राय निकल आया। आगे चलिए, प्रदीप प्रभावत भवेत इति चेत। अब कदाचित अनुवादी बोलेगा कि जैसे प्रदीप की प्रभा, दीप एक कोने में, उसकी प्रभा समस्त घर में फैल चुकी है, उस प्रकार हो सकता है। तो उसका उत्तर दे रहे शंका करने वाले, आक्षेप करता, प्रदीप प्रभावत भवेत इति चेत, ऐसा यदि अनुवादी बोलेगा तो उत्तर दे रहे न, क्यों? तस्याह अपि द्रव्यत्व अभ्युपगमात्, तस्याह हाँ, प्रदीप प्रभायाः अपि द्रव्यत्व अभ्युपगमात्। प्रदीप की जो प्रभा है ना वो गुण थोड़ी है, वो तो द्रव्य है। द्रव्य तो सब जगह फैल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात चल रही गुण की, जो गुण होता है वह गुणी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है। प्रभा यदि गुण होता तो वह गुणी को छोड़कर रह रहा है, फिर मान लेते हम, किंतु प्रभा क्या नहीं है? गुण नहीं है, अपितु द्रव्य है। अतः प्रभा का दृष्टांत देकर इस बात की सिद्धि अनुवादी नहीं कर सकता कि आत्मा को छोड़कर ज्ञान गुण इधर उधर जाएगा, समस्त शरीर में फैलेगा, ऐसा सिद्ध नहीं कर सकता है प्रभा को लेकर, क्योंकि प्रभा गुण नहीं है, प्रभा द्रव्य है। न तस्याः अपि द्रव्यत्व अभ्युपगमात्। बोलेंगे प्रभा कौन सा द्रव्य है बताओ? तो बता रहे आगे, निबिड़ अवयवम ही तेजो द्रव्यम प्रदीपः, अर्धविराम। और आगे आगे क्या है? प्रविरलावयवम तु तेजो द्रव्यम एव प्रभा इति। देखो भाई, प्रदीप भी द्रव्य है। कौन द्रव्य है? प्रदीप तेज रूप द्रव्य है, और प्रभा वह भी तेज रूप द्रव्य है। किंतु दोनों में क्या अंतर है? फिर तो थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है वो बता रहे हैं। निबिड़ अवयवम ही तेजो द्रव्यम प्रदीप। निबिड़, निबिड़ शब्द का अर्थ होता है घनीभूत, है कि नहीं? बहुत ज्यादा घनीभूत अवयव वाला जो तेज द्रव्य वह है प्रदीप, दीपक, दिया। और प्रविरल, प्रकर्षण विरल, फैला हुआ, ऐसा है कि नहीं? ऐसा तेज द्रव्य है कौन? प्रभा। इतना दोनों में अंतर है, किंतु प्रभा भी द्रव्य है, प्रदीप भी द्रव्य है। ठीक है, वही चलिए। तो निबिड़ अवयवम ही
तेजो द्रव्य प्रदीप, निबिड़ कहते घनीभूत, और प्रविरल अवयवम, प्रकर्षण विरल अवयव वाला जो तेज द्रव्य है वह है प्रभा इति। लग गया। अतः उत्तरम पठति। ऐसा आक्षेप किसी ने किया अनुवादी के ऊपर, तो उसका उत्तर फिर दे रहा है अनुवादी। अतः मतलब इस प्रकार का आक्षेप होने पर उत्तरम पठति। तो क्या आक्षेप हुआ कि यदि चैतन्य आत्मा का गुण है तो आत्मा को छोड़कर, गुणी को छोड़कर रह नहीं सकता, और यदि नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा आत्मा शरीर के किसी एक कोने में बैठेगा तो समस्त शरीर में जो शैत्य की उपलब्धि हो रही है अथवा उष्णता की उपलब्धि हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, जबकि होती है। और उस आत्मा का ज्ञान गुण सब जगह शरीर में फैल रहा है ये भी नहीं बोल सकता, क्योंकि गुण को छोड़कर अन्यत्र रहता नहीं है। ये आक्षेप हुआ। अब उसका उत्तर दे रहे हैं 26 नंबर के सूत्र से, वो पूर्ववादी। तो सूत्र का उच्चारण, व्यतिरेको गंधवत्। ठीक है, तो चलिए इस सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ज्ञानम न गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापी, न गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापी, गुणत्वात्, रूपवत् पूर्णविराम, न च प्रभायाम व्यभिचारः, न च प्रभायाम व्यभिचारः, तस्याः अपि द्रव्यत्वात्, तस्याः अपि द्रव्यत्वात् इति प्राप्ते, इति प्राप्ते अर्धविराम गंधे गुणे, गंधे गुणे अनैकांतिकत्व अभिधानेन, अनैकांतिकत्व अभिधानेन अनुवादी परिहरति, अनुवादी परिहरति व्यतिरेक इति। ठीक है, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर व्यतिरेको गंधवत् 2, 3, 26 पदच्छेद व्यतिरेकः गंधवत्, फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक गंधवत्, गंधवत् बराबर यथा, यथा गुणस्य अपि सतः, गुणस्य अपि सतः गंधस्य, गंधस्य गुणी व्यतिरेकेन, गुणी व्यतिरेकेन, कौंस में लिखिए गंधवत् द्रव्य व्यतिरेकेन, गंधवत् द्रव्य व्यतिरेकेन कौंस बंद, आगे वृत्ति ही, कौंस में लिखिए स्थिति ही, कौंस बंद, आगे भवती, भवती अर्धविराम पुष्पवाटिकातः, पुष्पवाटिकातः दूरे, दूरे पर्यटतां पुंसां, पर्यटतां पुंसां
पुष्प गंधोपलब्धि दर्शनात्, पुष्प गंधोपलब्धि दर्शनात् पूर्ण विराम तथा, तथा आगे प्रतीक व्यतिरेक, व्यतिरेक बराबर अनोहो अपि जीवस्य, अनोहो अपि जीवस्य चैतन्य गुणः, चैतन्य गुणः तदन्यत्र भविष्यति, तदन्यत्र भविष्यति पूर्ण विराम। अतः, अतः पूर्वोक्तः, पूर्वोक्तः पट रूपादि दृष्टान्तः, पट रूपादि दृष्टान्तः अनैकान्तिकः, अनैकान्तिकः कौंस में लिखिए व्यभिचारी, कौंस बंद भवति इति। ठीक, देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिखा है, अनुमान दिया है ज्ञानम पक्ष है, न गुणी व्यतिरिक्त देश व्यापी, गुणी जो आत्मा उसको छोड़कर अन्य देश में व्याप्त नहीं हो सकता ज्ञान गुण। क्यों? गुणत्वाद गुण होने से, रूप की तरह, जैसा रूप अपने आश्रय द्रव्यों को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञान गुण भी अपना आश्रय जो आत्मा अनु आत्मा उसको छोड़कर अन्यत्र नहीं फैल सकता। ठीक है, ये बोल रहा है आक्षेप कर। न च प्रभायाम विचार, कोई कहेगा प्रभा में विचार है तो भी नहीं बोल सकते। क्यों? तस्यापि द्रव्यत्वा, तो प्रभा भी द्रव्य है और हम गुण की बात कर रहे हैं। तस्यापि द्रव्यत्वा इति प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर, आक्षेप प्राप्त होने पर अनुवादी उत्तर देता है, क्या कहता है? गंधे गुणे अनैकांतिकत्व अभिधानेन। तो ये जो नियम है ना तुम्हारा, अनुवादी बोल रहा है आक्षेप करने वाले को, हे आक्षेप करता, तुम जो बोल रहे कि जो जो गुण होता है वह वह गुणी को छोड़कर अन्यत्र नहीं रहता है, इस नियम का विचार है। बोलेंगे कहा? रूप में तो विचार नहीं है, प्रभा का उदाहरण दे नहीं सकते क्योंकि प्रभा द्रव्य है। फिर उदाहरण कौन सा दे रहा है? वो गंध गुण का। जैसे गंध गुण गुण है, गंध गुण है, तो भी अपना आश्रय जो पुष्प वगैरह उसको छोड़कर अन्यत्र जाता है। अतः गुण गुणी को छोड़कर अन्यत्र रह सकता है, उदाहरण मिल गया। अतः तुम्हारे नियम का भी विचार है। कौन सा नियम? कि जो जो गुण होता है वह वह गुणी को छोड़कर नहीं रहता, इस नियम का बाद हो गया, विचार है, ऐसा बोल रहा है अनुवादी। गंधे गुणे, गंध गुण में अनैकांतिकत्व व्यभिचार, अनेकांतिकत्व अभिधाने कथने न अनुवादी परिहरति, अनुवाद परिहार कर रहा है। ठीक है, तो वही आया सूत्र फिर व्यतिरेको गंधवत। ठीक है, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं गंधवत, दृष्टांत है। यथा गुणस्यापि सतः गंधस्य, जैसे कि गंध गुण होता हुआ भी गुणी व्यतिरेकेन, गुणी जो अपना आश्रय पुष्प वगैरह उसको छोड़कर गंधवत द्रव्य व्यतिरेकेन वृत्ति स्थिति भवति। उदाहरण दे रहे, पुष्प वाटिकातः दूरे पर्यटताम पुंसाम, कोई पुष्प वाटिका है, फूल का बगीचा है, और वहां से दूर है कोई व्यक्ति, आधा किलोमीटर जा रहा है रास्ते से, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है पुष्प वाटिका इधर है करके, किंतु बहुत सुगंध आ रहा है कि नहीं? चाफा, गुलाब, अच्छे अच्छे पुष्प है, सुगंध आ रहा है, तो उसको गंध तो जा रहा है, गंध तो गुण है, गुणी को छोड़कर उसको नहीं जाना चाहिए,
गुणी कौन है? पुष्प, वो तो वाटिका में पड़े हुए हैं और गंध गुण दूर दूर पे जा रहा है, ठीक है ना? वही पुष्प वाटिका तो दूरे पर्यटताम, घूमने वाले पुरुष के लिए, पुरुष पुंसाम पुष्प गंधोपलब्धि दर्शनार्थ, फूलों में गंध, पुष्प का जो गंध, उस गंध की, केवल गंध की उपलब्धि प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। तथा व्यतिरेक, उसी प्रकार व्यतिरेक है, अर्थात अनुभव अपनी जीव से, जीव अनु होने पर भी उसका जो गुण है चैतन्य गुण, तद अन्यत्र भविष्यति, उस अनु आत्मा को छोड़कर रह सकता है। अतः अनु आत्मा कोने शरीर के किसी कोने में बैठा रहेगा तो भी उसका गुण समस्त शरीर में व्याप्त रहेगा, ये बोल रहा है। तद अन्यत्र भविष्यति, अतः पूर्वोक्त पट रूपादि दृष्टांत अनैकांतिक भवति। अतः अनुवादी बोल रहा है कि जो तुमने दृष्टांत दिया था कि जो जो गुण होता है वो गुणी को छोड़कर नहीं रहता, जैसे पट का रूप, तो उस दृष्टांत को लेकर तुम नियम नहीं बना सकते, वे विचार है, वही कह रहे। पूर्वोक्त पट रूपा दृष्टांत अनैकांतिक अर्थ व्यभिचारी भवति इति। हो गया? चलिए भाई आगे भाष्य। यथा गुणस्यपि सतः गंधस्य गंधवद् द्रव्य व्यतिरेकेण वृत्तिर्भवति। अनुवादी बोल रहा है कि यथा जिस प्रकार गुणस्यपि सतः गुण होता हुआ भी गंधस्य गंध गंधवद् द्रव्य व्यतिरेकेण, गंध वाला जो द्रव्य, कौन? उदाहरण फूल वगैरह, तो द्रव्य व्यतिरेकेण अर्थात द्रव्य को छोड़कर वृत्ति ही भवति। वृत्ति मतलब स्थिति, रहना हो रहा है गंध का, वृत्ति भवति। आगे उसी को स्पष्ट कर रहा है। अप्राप्तेषु अपि कुसुमादिषु गंधवत्सु कुसुम गंधोपलब्धे है, ठीक है? थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, दो शब्द छोड़कर आ गया है। गंधवत्सु पीछे, कुसुमादिषु और पीछे, अप्राप्तेषु अपि आगे कुसुम गंधोपलब्धे है, ठीक है? देखो भाई, गंधवत्सु कुसुमादिषु, गंध वाले ऐसे जो कुसुम पुष्प वगैरह वे सब अप्राप्तेषु अपि, प्राप्त नहीं हुए है, बहुत दूर पर पड़े हुए हैं, घ्राण इंद्रिय के पास नहीं है फूल वगैरह, तो अप्राप्तेषु अपि, तो भी कुसुम गंधोपलब्ध है, उन फूलों का गंध वो उपलब्ध होता है। अतः गुणी को छोड़कर गुण रह रहा है। उदाहरण मिल गया, अनुवादी बोल रहा है, ठीक? ये दृष्टांत हुआ। अब उसको दाष्टान्त में घटा रहा है वो। एवं अनो अपि सतः जीवस्य चैतन्य गुण व्यतिरेक भविष्यति, ठीक है? थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। एवं दो शब्द छोड़कर आगे, जीवस्य पीछे, अनोहो अपि सतः आगे चैतन्य गुण व्यतिरेक भविष्यति, ठीक है? एवं गंध के दृष्टांत की तरह जीवस्य अनु अपि सतो, जीव अनु होता हुआ भी उस अनुजीव का जो ज्ञान रूप गुण है चैतन्य, तो चैतन्य गुण, चैतन्य मतलब ज्ञान, चैतन्य रूप गुण का व्यतिरेक हो जाएगा। अर्थात आत्मा किसी कोने में बैठेगा तो भी उसका चैतन्य रूप जो गुण है, ज्ञान गुण, समस्त शरीर में फैल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है अनुवादी। लग गया? आगे चलिए। अतः च अनैकांतिकम एतत् गुणत्वात् रूपादिवत् आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति ही इति। क्यों? गुणस्यैव सतः गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शनात्, ठीक है? थोड़ा अन्वय शुरू से। अतः च, फिर दो शब्द जोड़कर, गुणत्वात् रूपादिवत् आश्रय विश्लेष अनुपपत्ति ही इति। पीछे आइए, इति के बाद पीछे, एतत् अनैकांतिकम, फिर आगे गुणस्य एव सतः गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शनात्, ठीक है? देखो भाई, अनुवादी बोल रहा है अतः, इसलिए क्या जी? तो नियम का भी विचार है, उस बात को बता रहा है वो। अतः गुणत्वात्
रूपादिवत आश्रय विश्लेष अनुपत्ति एतत् अनेकांतिका। ठीक है ना, गुणत्वाद गुण होने से, रूपादिवत क्योंकि जो जो गुण होता है वह गुणी को छोड़कर नहीं रहता, जैसे रूप, ऐसा जो तुमने नियम बताया था उस नियम का वे विचार है। अनुवादी बोल रहा है, पंक्ति देखिए, एवं गुणत्वात् गुण होने से, रूपादिवत रूपादि की तरह, आश्रय विश्लेष अनुपत्ति, विश्लेष, विश्लेष शब्द का अर्थ लिखिए वियोग, आश्रय विश्लेष अनुपत्ति मतलब आश्रय से वियोग की अनुपत्ति, आश्रय को छोड़कर रह नहीं सकता गुण होने से। तो आश्रय विश्लेष अनुपत्ति एतत् मतलब यह तुम्हारा नियम अनैकांतिकम, अनैकांतिक अर्थात व्यभिचारी है, एकांतिक नहीं है, अनैकांतिक है, व्यभिचारी है। क्यों? आगे दे रहे, गुणस्येव सत, गुण होता हुआ ही कौन? गंध। तो गुणस्येव सत गंधस्य आश्रय विश्लेष दर्शन, गंध गुण होता हुआ भी वह गंध गुण आश्रय को छोड़कर रह रहा है, देखने को मिल रहा है। आश्रय विश्लेष, विश्लेष वियोग, आश्रय से वियुक्त देखने को मिल रहा है, अतः तुम्हारे नियम का भी विचार है, यह अनुवादी बोल रहा है। तो आश्रय विश्लेष दर्शन लग गया जी। तो कुल मिलाकर पुनः अनुवादी ने क्या कर दिया? आक्षेपकर्ता ने कहा था कि कोई उदाहरण नहीं है, गुण गुणी को छोड़कर रहता नहीं है, और वो प्रभा का जो दीप का जी प्रभा है वो उदाहरण तुम दे नहीं सकते, ऐसा कहा था आक्षेपकर्ता ने। ठीक है, किंतु फिर पुनः क्या किया? अनुवादी ने उदाहरण खोज के निकाला। कौन उदाहरण दिया? गंध गुण का, कि जैसा गंध गुण गुण होता हुआ भी गुणी को छोड़कर रहता है, उस प्रकार चैतन्य अर्थात ध्यान आत्मा का गुण है, आत्मा को छोड़कर रह जाएगा। ये बोल रहा है कौन? अनुवादी। ठीक है, इस पर पुनः आक्षेप कर रहा है कोई आक्षेप करता। क्या देखिए, गंधस्य अपि स एव आश्रयेण विश्लेष इति चेत, ये जो पंक्ति है ना गंधस्य अपि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेपक। ठीक है, और थोड़ा सा अन्वय, गंधस्य अपि, एक शब्द दो शब्द छोड़कर, आश्रयेण पीछे, सह एव आगे विश्लेष इति चेत। ठीक है, आक्षेपकर्ता बोल रहा है कि गंध भी आश्रयेण स एव, आश्रय के साथ ही उसका विश्लेष है, वियोग है, अर्थात फूल को छोड़कर स्वतंत्र केवल गंध नहीं जाता है, कहीं जाएगा ना गंध तो आश्रय को लेकर ही जाएगा। तो बोलेंगे कैसे भाई, हम तो रास्ते में चल रहे हैं, पुष्प वाटिका तो बहुत दूर है, फूल उधर पड़े हुए हैं, घ्राणेन्द्रिय इधर है, और घ्राणेन्द्रिय के साथ तो पुष्प का संयोग नहीं हुआ है, तो कैसा तुम कह सकते हो कि गंध गुण आश्रय को लेकर आ रहा है करके, है कि नहीं? तो वो बोलेगा कौन? आक्षेपकर्ता। हाँ, आक्षेपकर्ता। भले बड़ा फूल नहीं आ रहा है घ्राणेन्द्रिय के पास, किंतु उस फूल में जो बहुत छोटे छोटे कण है, अणु परमाणु आदि, वो वायु से उड़कर घ्राणेन्द्रिय के पास आते हैं। अर्थात गंध अपना आश्रय जो भले सूक्ष्म ही कण क्यों न हो फूल के, किंतु वो द्रव्य है ना, तो द्रव्य को लेकर नहीं आ रहा है, अपने आश्रय को लेकर ही आ रहा है, स्वतंत्र गंध गुण नहीं आ सकता है, अतः गुण गुणी को छोड़कर जाता ही नहीं है, कह रहा है कौन? आक्षेप करता। पंक्ति देखिए, गंधस्यापि आश्रयेण सह एव विश्लेष इति चेत, ऐसा यदि आक्षेप करता बोलता है तो उत्तर दे रहा है अनुवादी, न। क्यों? यस्मात् मूल द्रव्यात् विश्लेष तस्य क्षय प्रसंगात्, ये जो न इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए अनुवादी। अनुवादी उत्तर दे रहा है भाई कि न, ऐसा नहीं होता है। मतलब कैसा नहीं होता है? गंध गुण आश्रय के साथ ही जाता है, यह बात नहीं, अर्थात आश्रय को छोड़कर केवल गंध गुण जाता है। कौन बोल रहा है? अनुवादी। यदि गंध गुण आश्रय के साथ ही जाता है ऐसा मानेंगे तो दिक्कत आएगी। बोलेंगे क्या दिक्कत आएगी? तब देखिए ना,
यस्मात् मूल द्रव्य विश्लेष, जिस मूल द्रव्य से, फूल वगैरह द्रव्य से विश्लेष हो रहा है, उन परमाणु आदि का विश्लेष वियोग हो रहा है परमाणु आदि का, तस्य तस्य मूल द्रव्यस्य पुष्पस्य क्षय प्रसंगा, वो धीरे 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 पुष्प समाप्त हो जाना चाहिए, है कि नहीं। दिन भर फूल लगा हुआ है उस पेड़ को, है कि नहीं, और वायु बहता 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 रह रहा है 24 घंटा, और यदि वायु केवल गंध को नहीं ले जाता है ऐसा मानेंगे, गंध का आश्रय जो परमाणु आदि है उसको लेकर ही गंध जाता है ऐसा मानेंगे, तो धीरे 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 पुष्प के जो कण है चले जाएंगे, तो क्या होना चाहिए, फूल कम 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 हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए धीरे धीरे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अर्थात केवल गंध गुण जाता है, गंध का आश्रय जो पुष्प के परमाणु वगैरह वो जाते नहीं। कौन कर रहा है? अनुवादी। न यस्मात् मूल द्रव्य, जिस मूल द्रव्य से विश्लेष वियोग हो रहा है उन परमाणु आदियों का, अनुवादियों का, तस्य पुष्पस्य मूल द्रव्यस्य क्षय प्रसंगा, उसका क्षय नाश हो जाना चाहिए, किंतु होता तो नहीं है। अतः सिद्ध हुआ क्या? केवल गंध गुण ही जाता है अनुवादी के कहने के अनुसार। ठीक, आगे चलिए। अक्षीयमानम अपि तत्पूर्वावस्थात गम्यते, अनुवादी बोल रहा है, थोड़ा सा अन्वय क्या? तत्पूर्वावस्थात अक्षीयमानम, पीछे अक्षीयमानम अपि गम्यते। तत् मूल द्रव्य पूर्वावस्थात, है कि नहीं, अभी अभी गंध आ रहा है ना, गंध आने के पहले जो उसकी अवस्था थी, है कि नहीं, उसी अवस्था में अब भी है वो। सुबह समझ लीजिए उस फूल का वजन 10 ग्राम रहेगा, और शाम को गिनेंगे तो 10 ग्राम भर रहा है, क्षय तो उसका हो नहीं रहा है। अक्षीयमान, क्षय नहीं हो रहा है, नाश तो नहीं हो रहा है, वही करे। तत् मूल द्रव्य पूर्वावस्थातः अक्षीयमानमपि, नष्ट न होता हुआ ही गम्यते, देखने को मिल रहा है। लग गया? अन्यथा पूर्वावस्थैहि गुरुत्वादिभिः हीयेत, अनुवादी बोल रहा है। अन्यथा मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो नहीं मानेंगे, तुम्हारी बातें आक्षेप करता है, आक्षेप करता, तुम्हारी बातें ही मानोगे। कौन सी बात? कि आश्रय के साथ गंध आता है ऐसा मानोगे, तब क्या होगा? तत् पूर्व अवस्थैहि गुरुत्वादिभिः, गंध गुण आने के पहले जो उस फूल की अवस्था थी, उसका जो गुरुत्व था, वजन था, उससे अब शाम को वो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि दिन भर वायु ने क्या कर लिया? परमाणु को उड़ा लिया, तो न्यून होना चाहिए वो, किंतु ऐसा तो होता नहीं। तत्पूर्वावस्थैहि गुरुत्वादिभिः हीयेत, नष्ट हो जाना चाहिए, किंतु होता तो नष्ट तो नहीं हो रहा है। अर्थात सिद्ध होता है क्या? केवल गुणी द्रव्य को छोड़कर केवल गंध गुण ही चला जाता है, आश्रय के साथ गंध गुण जाता नहीं है। तो गुणी को छोड़कर भी गुण जा सकता है, ये उदाहरण हमारा पक्का हो गया गंध का। अतः ज्ञान गुण भी आत्मा को छोड़कर चला जाएगा समस्त शरीर में, यह अनुवादी कह रहा है। ठीक, चलिए, ये जो पंक्ति पढ़ी ना अभी अभी, अक्षीयमानमपि तत्पूर्वावस्थात गम्यते, अन्यथा तत्पूर्वावस्थे गुरुत्वादिभिः हीयते इत्यादि, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे पूर्वावस्थालिंगेन अक्षीयमानम एव तद्द्रव्यम इति अनुमीयते इत्यर्थः, इति अनुमीयते इत्यर्थः। पूर्णविराम। उत्तरं चिह्न में विमतम् अविश्लिष्टावयवम्
कौंस में लिखिए अवियुक्त अवयव वाला, अवियुक्त अवयव वाला कौंस बन। आगे पूर्वावस्थातः, पूर्वावस्थातः गुरुत्वादि अपचयहीनत्वात्, गुरुत्वादि अपचयहीनत्वात् सम्मतवत् इति भावः, सम्मतवत् इति भावः। ठीक है, देखिए भाई, तो मूल में भाष्य में अक्षीयमानम अपि तत्पूर्वावस्था गम्यते, गम्यते ना, गम्यते के आधार पर, गम्यते का अर्थ अनुमीयते, वही करे पूर्वावस्था लिंगे न, पूर्वावस्था को हेतु बनाकर अक्षीयमानम एवं तद्द्रव्यम, वह द्रव्य नष्ट नहीं होता है, इति अनुमीयते। बोले कैसा अनुमान बनेगा, अनुमान का आकार क्या होगा, तो वो आकार दे रहे विमताम, जिसके बारे में विवाद है, ऐसा जो द्रव्य पुष्पादि, कैसा है वो, अविश्लिष्ट अवयव, जिसके अवयव का विश्लेषण वियोग हुआ नहीं है, अव्युक्त अवयव वाला है। क्यों, पूर्वावस्था गुरुत्वादि अपचयहीनत्वात्, पूर्व अवस्था की अपेक्षा है नहीं, गुरुत्वादि अपचय, गुरुत्वादि को का अपचय रहित है। सुबह जितना उसका गुरुत्व था शाम को भी उतना ही है, तो पूर्व अवस्था की अपेक्षा गुरुत्वादि अपचय रहित होने से सम्मतवत, उभय सम्मत दृष्टांत की तरह, घटादि की तरह, ठीक, ये बोल दिया। आगे चलिए, ये हो गया भाई, ठीक है ना। तो अनुवादी ने अपनी बात पुनः सिद्ध कर दी कि केवल गंध गुण का ही गुणी को छोड़कर जाना होता है, ये कह दिया। अब इस पर पुनः आक्षेपकर्ता बोल रहा है, क्या बोलता है, स्यात् एतत्, मिल गया ना, तो स्यात् एतत् के ऊपर लिखिए आक्षेपक, आक्षेपक। देखिए भाई क्या बोल रहा है, स्यात् एतत् गंधाश्रयाणाम विश्लिष्टानाम अवयवानाम अल्पत्वात् सन अपि विशेषः न उपलक्ष्यते। ठीक है ना, इतने कह देखिए, थोड़ा अन्वय पहले, स्यात् एतत् के बाद में एक शब्द छोड़कर विश्लिष्टानाम, पीछे गंधाश्रयाणाम, आगे अवयवानाम अल्पत्वात्, पुनः एक दो शब्द छोड़कर विशेषः, पीछे सन अपि, आगे न उपलक्ष्यते, न उपलक्ष्यते का अर्थ होता है न ज्ञायते। ठीक है, क्या बोल रहा है अक्षर वाला, देखिए भाई, तो विश्लिष्ट से उपलक्ष्यते स्यादित, यह भी होगा, क्या होगा, स्यादित यह भी होगा। आक्षेप वाला बोल रहा है, आक्षेप करता क्या, विश्लिष्टानाम गंधाश्रयाणाम अवयवानाम, गंध का आश्रय ऐसा जो अवयव, फूल के अवयव, दोनों परमाणु त्रेणु फूल के जो भी होंगे, जो कि गंध का आश्रय है, तो गंध का आश्रय ऐसे जो है कि नहीं, विश्लिष्टानाम, और वियुक्त हो चुके हैं, मतलब फूल से निकल चुके हैं, दूर चले गए, कौन, अवयव, गंध का आश्रयभूत अवयव, फिर न्यून होना चाहिए ना, तो वो कह रहा है आक्षेप करता कि न्यून इसलिए नहीं होता कि बहुत अल्प चले गए हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं गए अवयव, बहुत थोड़े गए, इसलिए वजन भी कम नहीं वो लग रहा है और छिद्र भी नहीं दिखाई दे रहे, वही कह रहे विश्लिष्टानाम गंधाश्रयाणाम अवयवानाम, वियुक्त हुए ऐसे जो गंध का आश्रयभूत अवयव परमाणु वगैरह अल्पत्वात्, बहुत अल्प होने से, तो विशेष सनपि, मतलब पूर्व अवस्था की अपेक्षा अभी उस फूल में विशेषता होने पर भी, उसका वजन आदि कम होने पर भी मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बहुत थोड़े अवयव चले गए हैं। तो विशेष सन अपि, विशेष होता हुआ भी न उपलक्ष्यते न ध्यायते। ठीक है ना, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो ये जो है ना भाई,
अवयवानाम अल्पत्वात् इत्यादि, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं। लिखेंगे विश्लिष्टानाम अवयवानाम, विश्लिष्टानाम अवयवानाम, कौंस में लिखिए वियुक्त अवयवानाम, वियुक्त अवयवानाम कौंस बन आगे अल्पत्वात्, अल्पत्वात् इति उपलक्षणम, इति उपलक्षणम पूर्ण विराम। आगे अवयवांतराणाम प्रवेशात्, अवयवांतराणाम प्रवेशात् इत्यपि द्रष्टव्यम, इत्यपि द्रष्टव्यम पूर्ण विराम। आगे अवयवानाम विश्लेष प्रवेश, प्रवेश रूपः, अवयवानाम, अवयवानाम विश्लेष प्रवेश रूपः, विश्लेष प्रवेश रूपः विशेषः सन अपि, विशेषः सन अपि न उपलक्ष्यते, न उपलक्ष्यते बराबर न ज्ञायते, न ज्ञायते पूर्ण विराम। तथा च गुरुत्वापचयः न भवति, गुरुत्वापचयः न भवति इति हेतोः, इति हेतोः अन्यथा सिद्धिः अस्ति, अन्यथा सिद्धिः अस्ति इति शंकार्थः, इति शंकार्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ विश्लिष्टानाम अवयवानाम, विश्लिष्ट जो अवयव है अर्थात वियुक्त जो अवयव हुए, अवयव है, फूल को छोड़कर जो दूर चले गए उस फूल के त्रसरेणुवादी है, अवयवानाम अल्पत्वात्, वो बहुत कम होने से, ये जो कह दिया है कि नहीं आक्षेपकर्ता ने, वो उपलक्षण है। फिर और क्या कहना चाहता है वो आक्षेपकर्ता, तो बता रहे अवयवांतराणाम प्रवेशात् इत्यपि द्रष्टव्य, तो वो वियुक्त हुए अवयव अल्प है एक बात, क्यों अन्य अवयव का प्रवेश हो जाता है, कुछ अवयव चले गए दूसरे कुछ उत्पन्न हो गए, अतः मालूम नहीं पड़ रहा है कि नहीं, क्या कि हाँ फूल को छिद्र भी नहीं पड़ रहे हैं और फूल का वजन भी कम नहीं हो रहा है, होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है कि नए अवयव पुनः उत्पन्न हो गए उसमें, ये बात। अवयवांतराणाम प्रवेशात् इत्यपि द्रष्टव्यम, यह भी समझना चाहिए। आगे तो अवयवानाम विश्लेष प्रवेश रूप विशेष सन अपि, उस फूल में अवयव का विश्लेष और अवयव का प्रवेश इस रूप का विशेष होने पर भी न उपलक्ष्यते न ज्ञायते, मालूम नहीं पड़ता है, किंतु अवयव तो चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तात्पर्य गंध गुण है, वह गुण केवल स्वयं चला नहीं जाता है, गुणी को छोड़कर नहीं जाता है, जा रहा है तो वो गुणी द्रव्य के अवयव को लेकर ही जा रहा है। अतः जो गुण होता है वह गुणी को छोड़कर रहता ही नहीं है, इस नियम का कोई भी विचार नहीं है, आक्षेप करता बोल रहा है। और नियम का भी विचार नहीं है तो तुम कैसा कह पाओगे अनुवादी, हाँ कि हे अनुवादी तुम अब ये नहीं कह पाओगे, क्योंकि नियम का भी विचार नहीं है, नहीं कह पाओगे। क्या नहीं कह पाओगे कि आत्मा अनु है, कोने में, किसी कोने में, शरीर के कोने में बैठा है ना, और उसका ज्ञान गुण समस्त शरीर में फैल रहा है, नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान गुण है ना, और गुण तो गुणी को छोड़कर जाता ही नहीं। और गंध गुण का जो तुम उदाहरण दे रहे वो ठीक नहीं है, क्योंकि गंध स्वयं कहा जा रहा है, अकेला नहीं जा रहा है, अपने अवयव को लेकर ही जा रहा है, गंध का आश्रयभूत जो अवयव है उसको लेकर जा रहा है।
फिर क्यों कम नहीं हो रहा है? इसलिए कि उसमें पुनः नए नए अवयव उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब समाधान दे रहा है कौन? आक्षेप कर रहा। बात लगी? चलिए भाई, इसलिए गुरुत्व का अपचय न भवति, गुरुत्व का अपचय नहीं होता इत्यादि जो हेतु दिया था अनुवादी ने, वो अन्यथा सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए भाई मूल में विशेष न उपलक्ष्यते। आगे चलिए, सूक्ष्मायि गंध परमाणवः सर्वतः विप्रसुप्ताः गंध बुद्धिम उत्पादयन्ति नासिकापुटम अनुप्रविशन्तः इति चेत्। थोड़ा सा अन्वय करेंगे। एक शब्द छोड़कर आया है ही, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे सर्वतः विप्रसृप्ताः, विप्रसृप्ताः मिला ना? क्या क्या अन्वय? ही, आगे एक शब्द छोड़कर सर्वतः वि, क्या बोलेंगे? वी नहीं है क्या आपकी पुस्तक में? वि प्रसृप्ता। ठीक है, फिर शुरू में आइए सूक्ष्मा, थोड़ा आगे गंध परमाणवः। ठीक है ना? फिर अंतिम में नासिका पूटम अनुप्रविशन्तः, पीछे गंध बुद्धिम उत्पादयन्ति, अंतिम इति चेत्। ठीक है, ही क्योंकि कैसा देखिए, सर्वतः विप्रसृप्ताः सूक्ष्माः गंध परमाणु, गंध परमाणु, गंध के परमाणु उसके विशेषण है। कैसे वो परमाणु? सर्वतः चारों ओर विप्रसृप्ता फैले हुए है कि नहीं? और कैसे वो? अत्यंत सूक्ष्म है गंध के परमाणु। और ऐसे वो जो गंध के परमाणु, गंध के परमाणु मतलब गंध का आश्रयभूत परमाणु, और वे नासिका पुटम अनुप्रविशंत, नाक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? नासिका पुटम अनुप्रविशंत, नाक के अंदर प्रवेश करते हुए गंध बुद्धि उत्पादयन्ति, हम गंध को ही सूंघ रहे हैं ऐसे बुद्धि को उत्पन्न करते हैं परमाणु, क्योंकि गंध दे रहे हैं। ठीक है, तो गंध बुद्धि उत्पादयन्ति इति चेत्। ये हुआ भाई शंका, आक्षेप कर्ता ने आक्षेप किया। ठीक है ना? कुल मिलाकर उसने सिद्ध कर दिया क्या? गंध गुण केवल अकेला गुणी को छोड़कर जा नहीं सकता, जाएगा तो अपने का अपना आश्रय, गंध का आश्रय जो परमाणु वगैरह फूल के, उसको लेकर ही जाएगा। अर्थात नियम का भी विचार नहीं है। कौन नियम का? जो गुण होता है वह गुणी को छोड़कर नहीं रहता है, इस नियम का कोई भी विचार नहीं है। ये सिद्ध कर दिया आक्षेपकर्ता ने। ठीक है, अब उत्तर देगा अनुवादी, वही करे न अतीन्द्रियत्वात् परमाणुनाम, मिला इत्यादि, तो न इत्यादि के ऊपर लिखिए अनुवादी। अनुवादी बोल रहा है। ठीक है ना? और ये जो न इत्यादि पंक्ति है उसके पीछे एक वाक्य लिखिए अवतरण के, आगच्छन्तः अवयवाः आगच्छन्तः अवयवाः परमाणवः त्रसरेणवः वा परमाणवः त्रसरेणवः वा प्रश्न चिन्ह। आगे नाद्यः, नाद्यः अर्धविराम तद्गत रूपवत् गंधस्य अपि अनुपलब्धि प्रसंगात् इति परिहरति न इति। अनुपलब्धि प्रसंगात् इति परिहरते न इति। ठीक है जी, देखो भाई
अनुवादी परिहार करेगा। क्या करेगा? देखो भाई, आगच्छन्त अवयवा, आए हुए जो अवयव है, ठीक है ना, गंध का आश्रयभूत अवयव, फूल के परमाणु वगैरह, तो वो अवयव है कैसे, उसका स्वरूप क्या है बताओ। तो आगच्छन्त आए हुए अवयवा परमाणु त्रसरेणव, वो परमाणु है या त्रसरेणु है, बताओ। ठीक है ना, अनुवादी पूछ रहा है। यदि कहेगा आक्षेप करता कि वो परमाणु है, ठीक है ना, तब करे नाद्य, पहला विकल्प बोल नहीं सकता। क्यों? तद्गत रूपवत गंधस्य अपि अनुपलब्धि प्रसंगा। समझ लीजिए फूल का परमाणु उड़कर आया नाक के पास, फूल उड़ रही है कि नहीं, परमाणु केवल आ गए घ्राणेन्द्रिय के समीप, तो फिर गंध का प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। परमाणु, उस परमाणु में रहने वाला जो गंध, उसका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। अनुवादी बोल रहा है। बोलेंगे क्यों? तो जैसे उन परमाणु में रहने वाला रूप प्रत्यक्ष होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि परमाणु का ही प्रत्यक्ष नहीं तो उसके रूप का प्रत्यक्ष नहीं है। और यदि परमाणु में रहने वाले रूप गुण का प्रत्यक्ष नहीं है तो तब उस परमाणु में रहने वाले गंध गुण का प्रत्यक्ष कहां से होगा? अर्थात नहीं होगा, तो गंध का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ये बोल रहा है अनुवादी। तद्गत रूपवत गंधस्यापि अनुपलब्धि प्रसंगात इति परिहरति, इस प्रकार से परिहार कर रहा है अनुवादी। न इत्यादि पंक्ति से लगा, पंक्ति की भाष्य में न अतीन्द्रियत्वात् परमाणु नाम, कैसे पढ़ेंगे? परमाणु नाम अतीन्द्रियत्वात्, परमाणु अतीन्द्रिय होने के कारण उसके गंध गुण का प्रत्यक्ष नहीं होगा, ये मतलब। आगे अब कदाचित बोलेगा वो आक्षेप करता क्या कि हम गंध का आश्रयभूत परमाणु आते हैं घ्राण इंद्रिय के पास, ये नहीं बोलते हैं। फिर क्या करेंगे? त्रसरेणु, क्योंकि त्रसरेणु का प्रत्यक्ष है ना, उसके रूप का भी प्रत्यक्ष है, अतः गंध का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो फूल के त्रसरेणु आते हैं घ्राण इंद्रिय के पास, ऐसा कहेंगे दूसरा विकल्प। ठीक है ना, तो वही कह रहे दूसरा विकल्प यदि बोलता है आक्षेप करता, तो उसका उत्तर दे रहे स्फुट इत्यादि पंक्ति से। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना, स्फुट गंधोपलब्धे, उसके पहले लिखिए, स्फुट के पहले द्वितीयम प्रति आह, द्वितीयम प्रति आह स्फुट इति पूर्णविराम। पूर्णविराम। आगे लिखेंगे वाक्य, त्रसरेणुगंध चेत, त्रसरेणुगंध चेत स्फुटः न स्यात्, स्फुटः न स्यात्। अर्धविराम। यतो ही त्रसरेणोः रूपम एव स्फुटं भवति, त्रसरेणोः रूपम एव स्फुटं भवति। अर्धविराम। न रसादयः, न रसादयः इति अनुभव सिद्धम, इति अनुभव सिद्धम। पूर्णविराम। अतः पुष्पादिस्तस्य गंधस्य एव गुणी व्यतिरेकः वाच्यः, गुणी व्यतिरेकः वाच्यः इति भावः। ठीक, देखो भाई, तो आक्षेप अनुवादी ने आक्षेपकर्ता के प्रति दो विकल्प किए थे अभी ऊपर। क्या कि आए हुए जो अवयव है, गंध का आश्रयभूत अवयव, वो परमाणु है या त्रसरेणु है। यदि परमाणु को कहेगा तो, परमाणु ऐसा कहेगा तो गंध का प्रत्यक्ष नहीं होगा,
बराबर। और त्रसरेणु रूप अवयव आते हैं ऐसा कहेगा तो क्या दिक्कत, वही करे द्वितीयम प्रति आह स्फुट इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कहेगा वो, कह रहा है गंध की स्पष्ट रूप से उपलब्धि नहीं होगी। बोलेंगे क्यों, टिप्पणी में लिखा है त्रसरेणु गंध चेत, त्रसरेणु का वो गंध है घ्राण इंद्रिय से जिसका प्रत्यक्ष हो रहा है, फूल तो दूर है, गंध तो प्रत्यक्ष हो रहा है, वह त्रसरेणु का गंध ऐसा मानेंगे तो त्रसरेणु गंध चेत स्फुट न स्यात्, वो स्पष्ट नहीं होगा। गंध मालूम नहीं, गंध ही करके ऐसा मालूम नहीं पड़ना चाहिए। बोलेंगे क्यों, इसलिए कि यतो ही त्रसरेणु रूपम एवं स्फुटम भवति, त्रसरेणु जितने भी है उनका केवल रूप ही स्पष्ट होता है, रूप को छोड़कर अन्य कोई गुण त्रसरेणु का स्पष्ट नहीं है। जैसे झरोखे के अंदर उड़ रहे जो कण है, धूप में खिड़की के अंदर प्रकाश आता है कि नहीं, वो प्रकाश में छोटे 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 कण उड़ते हुए दिखते हैं, वो सब क्या है, त्रसरेणु है। उनका केवल रूप दिखता है कोई कण है करके, है कि नहीं, किंतु उसका ऐसा हाथ घुमाएंगे उस प्रकाश में, हाथ को लगते नहीं, स्पर्श गुण प्रत्यक्ष नहीं है, रस प्रत्यक्ष नहीं है, तो गंध कहां से प्रत्यक्ष होगा। तो त्रसरेणु है, त्रसरेणु का गंध है ऐसा मानेंगे तो गंध स्पष्ट नहीं होगा, और परमाणु का मानेंगे तो गंध का प्रत्यक्ष ही बिल्कुल नहीं होगा। और त्रसरेणु आते उसका गंध प्रत्यक्ष होता है ऐसा मानेंगे तो स्पष्ट नहीं होगा। अर्थात कुल मिलाकर सिद्ध हुआ क्या, कि केवल गंध ही आता है, गंध का आश्रय कोई अनुपरमाणु आता नहीं है। अनुवादी बोल रहा है, ठीक वही करे। यतो ही त्रसरेणु रूपम एवं स्फुटम भवति न रसादय इति अनुभव सिद्धम, यह अनुभव सिद्ध बात है। अतः पुष्पादिस्तस्य गंधस्य एव, पुष्पादियों में विद्यमान जो गंध है गंधस्य एव गुणी व्यतिरेक, केवल गंध ही गुणी को छोड़कर आता है, उस गंध का आश्रयभूत परमाणुवादी नहीं आते हैं, केवल गंध गुण आता है, अर्थात गुण गुणी को छोड़कर रह सकता है। ये सिद्ध किया किसने, अनुवादी ने। उस प्रकार हमारा आत्मा अणु है, शरीर की किसी कोने में रहेगा तो भी उसका ज्ञान गुण समस्त शरीर में हो जाएगी, ये उसका कहना है। लग गया बात, चलिए भाई पंक्ति देखिए ना, अतीन्द्रियत्वात् परमाणु, परमाणु नाम अतीन्द्रियत्वात्, परमाणु अतीन्द्रिय। अच्छा आगे, स्फुट गंधोपलब्धे च नागकेसरादिषु, च नागकेसरादिषु स्फुट गंधोपलब्धे है। नागकेशर, नागकेशर क्या होता है जी, लिखिए उसका अर्थ। नागकेसर मतलब नाग चाफा, नाग चाफा अर्धविराम, सोन चाफा, सोन चाफा वगैरह जिनका जिनका बहुत ज्यादा गंध उपलब्ध होता है, बहुत ज्यादा गंध उपलब्ध होता है, पूर्ण विराम। अतः उनके कण आते हैं यह नहीं कह सकते, अतः उनके कण आते हैं यह नहीं कह सकते। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नाग केशर होता है नाग चापा, वैसे चापा के बहुत प्रकार है, ठीक है ना। चापा एक फूल है, पुष्प, जैसे नाग चापा है, और सोन चापा है, सफेद चापा है, लाल चापा है, चापा है कि नहीं, बहुत विशेषता है उस पेड़ की। बहुत बार ऐसा होता है कि एक भी पत्ता नहीं उस पेड़ को, पत्ते सब झड़ जाते हैं कभी कभी, और फूल आते रहते हैं, ठीक है ना। और उसमें कुछ चापा को बहुत सुगंध होता है, कुछ को कम होता है। सोन चापा आदि, नाग चापा है, उसको बहुत ज्यादा सुगंध होता है, ठीक है ना। तो नाग चापा, सोन चापा वगैरह जिनका बहुत ज्यादा गंध उपलब्ध होता है, अतः उनके कण आते यह नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखिए भाष्य में, च नाग केसरादिषु स्फुट गंधोपलब्ध, स्पष्ट गंधोपलब्ध होता है। अब यदि समझ लीजिए उनके त्रसरेणु आते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, वो बहुत जल्दी से, क्योंकि बहुत गंध आ रहा है ना, तो बहुत जल्दी से वो फूल समाप्त हो जाना चाहिए, क्यों, तो ऐसा तो होता नहीं है।
स्फुट गंधोपलब्धेश्च नाग केसरादिशु। लग गया। कुल मिलाकर अनुवादी की बात सिद्ध हो गई ना अभी तक, क्या कि गुणी को छोड़कर गुण चला जाता है, आता है, उसका व्यतिरेक होता है। ठीक है, वही बात, उसी की बात चल रही आगे। और न च लोके प्रतीति गंधवत द्रव्यम आघ्रातम इति। अब प्रतीति के बल पर सिद्ध कर रहा है वो अनुवादी, केवल गंध गुण नहीं आता है, उसका आश्रय द्रव्य नहीं आता है, प्रतीति के बल पर सिद्ध कर रहा है। अनुभव, प्रतीति मतलब अनुभव, क्या अनुभव है सब लोगों को दे रहे। न चलो के प्रतीति गंधवत द्रव्यम आघ्रातम इति। थोड़ा अन्वय, च लोके, च लोके एक शब्द छोड़ गए, गंधवत द्रव्यम आघ्रातम इति, पीछे प्रतीति ही, फिर शुरू में न। ठीक है। और लोक में, लोक व्यवहार में कोई भी ऐसा नहीं बोलता है क्या कि गंधवत द्रव्यम आघ्रातम, गंध वाले द्रव्यों को मैंने सूंघा, ऐसा कोई नहीं बोल रहा है। मतलब कहा किस स्थिति में, पुष्प वाटिका दूर है, बहुत दूर है, और इधर आदमी है, बहुत अंतर पर है, और फूल उसके घ्राणेन्द्रिय के पास लाया भी नहीं गया है, और गंध उसको आ रहा है, तो वो क्या बोलता है, बहुत सुगंध आ रहा है यार, ऐसा ही बोलता है ना आदमी। ये थोड़ी बोलता है कि हमको सुगंध वाला द्रव्य का अनुभव हो रहा है, सुगंध वाले द्रव्यों को मैं सूंघ रहा हूं, गंध वाले द्रव्यों को मैं सूंघ रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कहता। क्या कहता है फिर, केवल गंध को सूंघ रहा है, अर्थात केवल गंध गुण आता है, गंध वाला द्रव्य नहीं आता है, वही कह रहा है। चलो के गंधवत द्रव्यम आघ्रातम, आघ्रातम मतलब सूंघ लिया, इति प्रतीति न, ऐसी प्रतीति नहीं होती है। फिर कैसी प्रतीति होती है, आगे का वाक्य, गंध एव आघ्रात इति तु लौकिका प्रतीयन्ति। गंध एव आघ्रात, गंधों को ही मैंने सूंघा, ऐसा ही लोगों को क्या होता है, अनुभव। गंध एव आघ्रात इति तु लौकिका प्रतीयन्ति, प्रतीयन्ति का अर्थ लिखिए अनुभवन्ति, ऐसे ही लोग अनुभव करते हैं। ठीक है ना। अर्थात कुल मिलाकर अनुवादी के अनुसार सिद्ध हुआ, गुणी को छोड़कर गुण रह सकता है, गुण इधर उधर चला जा सकता है। ठीक है ना, गंध का उदाहरण दे दिया। उस प्रकार अनुआत्मा का ज्ञान गुण समस्त शरीर में फैल जाता है। लग गया। ये बोल रहा है कौन, अनुवादी। इतना लगा ना। आगे चलिए, पुनः आक्षेप करता आ रहा है, वो भी कोई चुप नहीं बैठने वाला है। तो वही कह रहा है, रूपादिशु, मिला ना, उसके ऊपर लिखिए आक्षेपकः। क्या शंका कर रहा है अब आक्षेप करने वाला, तो रूपादिशु इत्यादि पंक्ति चालू हो रही ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरण के रूप में, गंध गंध न गुणी विश्लिष्ट, न गुणी विश्लिष्ट, कौंस में लिखिए, न गुणी वियुक्त, न गुणी वियुक्त, कौंस बंद, गुणत्वात्, गुणत्वात्, रूपवत्, रूपवत् इति शंकते, इति शंकते। ठीक है ना, रूपादिषु इति। अब देखिए भाई, तो अनुमान गंधः पक्ष हुआ, न गुणी विश्लिष्ट, मतलब न गुणी वियुक्त, गुणी को छोड़कर रहता नहीं है गंध। क्यों, गुणत्वात्, गुण होने से। कैसे, रूप की तरह। ये शंका कर रहा है आक्षेप करता। पंक्ति देखिए भाष्य में, रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्धे है गंधस्य अपि अयुक्त आश्रय व्यतिरेक। कैसा पढ़ेंगे, गंधस्य अपि आश्रय व्यतिरेक पीछे अयुक्त इति चेत, आक्षेप हुआ। तो रूपादिषु आश्रय व्यतिरेक अनुपलब्ध, रूप आश्रय को छोड़कर कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। पट का रूप पट को छोड़कर इधर उधर घूम के आ रहा है, ऐसा अनुभव किसी को भी नहीं होता है।
रूपादिषु रूपादियों में आश्रय व्यतिरिक्त, आश्रय व्यतिरिक्त मतलब आश्रय को छोड़कर रहना, अनुपलब्ध उपलब्ध नहीं होता है, उस प्रकार गंधस्य अपि, गंध भी गुण है, तो गंधस्य अपि आश्रय व्यतिरिक्त अयुक्त, आश्रय को छोड़कर रहना अयुक्त है गंध के लिए भी। इति चेत, ऐसा यदि आक्षेप करता है तो उत्तर देता है अनुवादी, क्या कहता है, न प्रत्यक्षत्वात् अनुमान अप्रवृत्ते है। ठीक है ना, ये जो न इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखे अनुवादी, अनुवादी। ठीक, और न के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, विश्लेषस्य, विश्लेषस्य बराबर वियोगस्य, वियोगस्य प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्षत्वात् बाधः इति आह न इति, बाधः इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो विश्लेष अर्थात जो वियोग है ना वो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, गंध फूल उधर ही पड़ा है और इधर गंध है, वियोग प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, अतः अनुमान से तुम बात नहीं कर सकते। जबकि अभी अभी पीछे की पंक्ति में आक्षेप करता ने क्या किया, अनुमान बनाया, जैसे क्या कि रूपादि गुण है वो जैसे आश्रय को छोड़कर नहीं रहते, वैसे गंध भी गुण होने से आश्रय को छोड़कर नहीं रहेगा। ऐसे युक्ति के बल पर कि जो जो गुण होता है वह आश्रय को छोड़कर नहीं रहता, युक्ति के बल पर तुम सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात अनुमान से इस प्रत्यक्ष का बात नहीं होगा, क्योंकि प्रत्यक्ष है, फूल को छोड़कर गंध आ रहा है, वही कर रहे। विश्लेषस्य प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से उस अनुमान का बाद है, इत्याह न इति, पंक्ति की भाष्य में, न प्रत्यक्षत्वात् अनुमान अप्रवृत्ते, प्रत्यक्ष है, क्या प्रत्यक्ष है, विश्लेष, वियोग, गंध फूल को छोड़कर गंध दूर आया, प्रत्यक्ष है, इसलिए अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होगी, अनुमान अप्रवृत्ति है। इसलिए क्या मानना चाहिए फिर, तो बता रहा है अनुवादी, तस्मात् यत् यथा लोके दृष्टम तत् तथा एव अनुमंतव्यम निरूपकैहि न अन्यथा। अनुवादी बोल रहा है, बहुत बढ़िया नियम दे दिया, ठीक है ना, थोड़ा शांति मंती में अन्वय, पुनः पढ़ता हूं, तस्मात् यत् यथा लोके दृष्टम तत् तथा एव, याद तक है, उसके बाद एक शब्द छोड़कर निरूपकैहि, पीछे अनुमंतव्यम, आगे अंतिम अन्यथा, पीछे न, ठीक है ना। अनुवादी बोल रहा है तस्मात्, इसलिए यत् यथा लोके दृष्टम, जो चीज लोक में जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, तब वह वस्तु तथा एव उसी प्रकार से निरूपकैहि, अनुमान निरूपण करने वाले, विस्तार करने वाले, अनुमान आदि करने वालों ने अनुमंतव्य अनुमान करना चाहिए, अन्यथा न, अलग प्रकार से उसका अनुमान नहीं करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार का अनुभव लोगों को लोक में व्यवहार में हो रहा है, जो चीज जैसी मालूम पड़ रही है उसी को सिद्ध करने के लिए अनुमान करो। प्रत्यक्ष जो दिखाई दे रहा है उसके विरुद्ध सिद्ध करने के लिए अनुमान करोगे तो अनुमान का बाद हो जाएगा, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। ये कह रहे, साक्षात दिखाई दे रहा है, फूल को छोड़कर गंध मालूम पड़ रहा है, और तुम बोलते कि गुण होने से गुणी को छोड़कर नहीं रहेगा, ये कौन सी बात हो गई, ये नहीं चलेगा तुम्हारा। अनुवादी बोल रहा है, उदाहरण देकर, बहुत बड़े उदाहरण देकर समझा रहा है आगे, नहीं रसः गुणः जिह्वया उपलभ्यते इति अतः रूपादय अपि गुणाः जिह्वया एव उपलभ्येरन् इति नियंतुम शक्यते। ठीक है ना, वाक्य के आरंभ में जो न है उसका अन्वय शक्यते के साथ, ठीक है ना। देखो भाई अर्थ क्या है, पहले अर्थ समझ लीजिए कि रस क्या है, गुण है, बराबर, रूप भी क्या है, गुण है। फिर ऐसा कर सकते हैं क्या, रस का अनुभव जीवा से होता है, क्यों, गुण होने से।
है कि नहीं? तो गुण है कौन? रस। इसलिए रस का क्या होता है? जीवा से अनुभव होता है। तो फिर रूप का भी अनुभव होगा जीवा से, क्यों? गुण होने से। रूप भी तो गुण है, उसका भी जीवा से अनुभव होगा। ऐसा कोई कहने का प्रयास करेगा तो उसकी कोई बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि रूप का अनुभव जीवा से होता ही नहीं है। उस प्रकार रूप गुण है, गुणी को छोड़कर नहीं रहता। उस प्रकार गंध भी गुण है, गुणी को छोड़कर नहीं रहेगा। ये नहीं कर सकते तो, क्योंकि प्रत्यक्ष यह अनुभव है क्या? गुणी को छोड़कर गंध गुण रह रहा है। अतः जैसा लोग में दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, वैसा बोलो, विपरीत मत बोलो। ऐसा अनुवादी बोल रहा है किसको? आक्षेपकर्ता को। अर्थात अनुवादी की बात सिद्ध हो गई। कौन सी? कि गुणी को छोड़कर भी गुण रहता है, फूल को छोड़कर गंध रह रहा है। उस प्रकार आत्मा को छोड़कर आत्मा का ज्ञान गुण समस्त शरीर में रह जाएगा। अतः आत्मा को अनुमानने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो भाई, पंक्ति देखिए भाष्य की। नहीं न कानुवाद ही रस गुण जीवया उपलब्धते। रस गुण जीवा से उपलब्ध होता है, प्रत्यक्ष होता है। इत्यत, इस कारण से रूपादय अपि गुणा, रूपादि गुण भी जीवया एव उपलब्धेरन, जीवा से उपलब्ध होंगे। इति उपलब्धेरन इति नियंतुम न शक्यते, ऐसा नियम नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये बात हो गई। तो कुल मिलाकर आत्मा कैसा सिद्ध हो रहा है? अनुवादी के अनुसार अनु है और उसके ज्ञान गुण समस्त शरीर में बना हुआ है। लग गया जी? चलिए और सिद्ध कर रहा है भी, और दो सूत्र है उसके। तो सूत्र आ रहा है आगे, तथा च दर्शयति। सूत्र है ना, सूत्र का उच्चारण कर लेंगे। तथा च दर्शयति। ठीक है, इस सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखेंगे सूत्रावतरणम। बराबर आत्मनः चैतन्य गुणेन एव देह व्याप्ति ही अस्ति। देह व्याप्ति ही अस्ति इत्यत्र अनुवादी सूत्र माध्यमेन श्रुतिम आह। ठीक, तथा च इति, फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम बराबर तथा च दर्शयति। 2:3:27 पदच्छेद कुछ नहीं, तथा च दर्शयति। फिर लिखेंगे आगे पदार्थोक्ति, प्रतीक च बराबर अपि अर्धविराम। कौंस में लिखिए, कौंस में और उद्धरण चिन्ह में आलोमभ्य आनकाग्रेभ्य उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि श्रुति ही और कौंस बंद। ठीक है, आगे प्रतीक तथा बराबर आत्मनः ज्ञानेन, कौंस में लिखिए चैतन्येन गुणेन कौंस बन समस्त शरीर व्यापित्वम, समस्त शरीर व्यापित्वम अर्धविराम। आगे प्रतीक दर्शयति बराबर प्रतिपादयति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। आत्मनः
चैतन्य गुणेन एव देह व्याप्ति अस्ति। आत्मा का जो चैतन्य गुण, उस चैतन्य गुण को लेकर ही आत्मा का आत्मा देह में व्याप्त है, स्वतः नहीं। स्वतः आत्मा तो अणु है, किसी कोने में बैठा है, किंतु उसका जो चैतन्य गुण, उस चैतन्य गुण के माध्यम से समस्त देह में व्याप्त है आत्मा, ऐसा कहा जाता है। यह अनुवादी बोल रहा है, देह व्याप्ति अस्ति इत्यत्र। इस बात के लिए अनुवादी क्या कर रहा है, प्रमाण दे रहा है अपने बात के सिद्ध करने के लिए, श्रुति का प्रमाण सूत्र के माध्यम से। तो फिर सूत्र आया तथा च दर्शयति च अपि, तथा श्रुति है आलोमभ्य आनकाग्रेभ्य, ठीक है ना। मतलब हम अपने इस आत्मा को लोम पर्यंत और नख पर्यंत जो का त्यो देखते हैं, ऐसा श्रुति करते हैं। इस आत्मा को हम लोम पर्यंत नख पर्यंत समस्त व्याप्त हुआ देखते हैं, श्रुति बता रही है। तो आन लोमभ्य आनकाग्रेभ इत्यादि श्रुति क्या कहती, तथा। तथा मतलब आत्मनः ज्ञानेन, आत्मा का जो ज्ञान गुण है, चैतन्य रूप गुण है, उसके द्वारा समस्त शरीर व्यापित्वम दर्शयति, प्रतिपादयति, प्रतिपादन करती है। लग गया जी। चलिए, ये हो गया सूत्र का अर्थ। अब ये जो 27 नंबर का सूत्र है, उसका जो भाष्य है उस पर जाएंगे। भाष्य देखिए, हृदय आयतनत्वम अनुपरिमाणत्वम च आत्मनः अभिधाय तस्य एव आलोमभ्य आनकाग्रेभ्य इति चैतन्येन गुणेन समस्त शरीर व्यापित्वम दर्शयति। ठीक है, थोड़ा सा शुरू का अन्वय, एक दो शब्द जुड़ रहा है। आत्मनः, फिर शुरू से आइए। हृदय आयतनत्वम अनुपरिमाणत्वम च, फिर आगे अभिधाय, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। आत्मन हृदय आयतन, आयतन कहते स्थान को, आत्मा का हृदय में स्थान बताती है श्रुति। और हृदय रूप स्थान तो बहुत अल्प होता है, इससे भी आत्मा अनुवैच्छिक सिद्ध हो जाता है। अनुवादी बोल रहा है आत्मन हृदय आयतनत्वम और अनुपरिमाणत्वम च, और साक्षात शब्द से भी अनुपरिमाण बताती है श्रुति आत्मा का। अनुपरिमाणत्वम च अभिधाय कथन करके, अब तस्य एव आत्मन एव, उस आत्मा को ही फिर श्रुति बोल रही है क्या, आलोमभ्य आनकाग्रेभ्य, लोम पर्यंत, एक एक लोम पर्यंत, एक एक नख पर्यंत, सभी कोनों में हम देख रहे हैं आत्मा को, किंतु कैसे, चैतन्य न गुणेन। अब नहीं तो विरोध हो जाएगा ना श्रुति का, क्योंकि श्रुति कहती है कि हृदय में रहता है, अणु है, और फिर बोलेंगे कि समस्त शरीर में, तो विरोध हो जाएगा। अतः अर्थ यह है कि आत्मा स्वभावतः अणु है, किंतु उसके ज्ञान गुण के द्वारा समस्त शरीर में व्याप्त है। ऐसा मानेंगे तो कोई विरोध नहीं होता है श्रुतियों का परस्पर। यह अनुवादी का अभिप्राय। इति चैतन्य न गुणेन, चैतन्य गुण के द्वारा समस्त शरीर व्यापित्वम, आत्मा समस्त शरीर में व्याप्त है, किंतु स्वतः नहीं, चैतन्य गुण के द्वारा, ऐसा श्रुति दिखा रही है। दर्शयति, प्रतिपादयति, ये हो गया ठीक। और चलिए, और प्रमाण दे रहा है सूत्र के माध्यम से अनुवादी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए। तो सूत्र का उच्चारण, पृथग उपदेशात्, ठीक, 2, 3, 28। इस सूत्र का भी अर्थ लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर चैतन्य गुणेन, चैतन्य गुणेन आत्मनः देह व्याप्तौ हेत्वंतरम आह, हेत्वंतरम आह पृथक इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है पृथक उपदेशात् 2, 3, 28। पदच्छेद
पृथक उपदेशात। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखेंगे और उद्धरण चिन्ह में, प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, उद्धरण चिन्ह बन, कौशिक की उपनिषद 3:6। आगे इति श्रुत्या आत्मज्ञानयोः कर्तृकरण भावेन, कर्तृकरण भावेन कौंस बन, प्रतीक पृथक, पृथक बराबर भेदेन, भेदेन, पुनः प्रतीक उपदेशात बराबर कथनात्, कथनात्। आगे चैतन्य गुणेन एव, चैतन्य गुणेन एव आत्मनः, आत्मनः शरीर व्यापीत्वं गम्यते, शरीर व्यापीत्वं गम्यते, पूर्ण विराम। तस्मात् व्यापकं ज्ञानम, व्यापकं ज्ञानम अर्धविराम। जीवात्मा तो अनुहु एव, अनुहु एव इति पूर्व पक्ष, इति पूर्व पक्ष। ठीक, देखो यार सूत्रावतरण, चैतन्य गुणेन आत्मनः देह व्याप्तौ, चैतन्य गुण के द्वारा ही आत्मा देह में व्याप्त है। इस बात को बताने के लिए और हेतु दे रहा है अनुवादी सूत्र के माध्यम से। फिर सूत्र आया पृथक उपदेशा, पदार्थोक्ति में लिख रहे कि श्रुति कौन है भाई, तो प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, प्रज्ञा ज्ञान के द्वारा शरीर पर आरूढ़ होकर, ऐसा बता रही श्रुति। अर्थात ये श्रुति क्या बताती है कि आत्मा और उसका ज्ञान दो अलग है। कर्ता है आत्मा और करण है कौन, उसका ज्ञान। जो कर्ता होता है वो करण नहीं, जो करण होता है वो कर्ता नहीं। क्यों? प्रज्ञा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा शरीर में व्याप्त है, अर्थात ज्ञान हुआ करण और कर्ता हुआ कौन, आत्मा। आत्मा ज्ञान यो कर्तृकरण भावेन पृथक, मतलब भेदेन, अलग अलग रूप से उपदेशात, उपदेश किया है, कथन किया है। इससे सिद्ध होता है क्या कि चैतन्य गुणेन एव आत्मनः, मतलब जीवात्मा का चैतन्य गुण से ही आत्मा का शरीर व्यापित्व जाना जाता है। आत्मा शरीर में व्याप्त है, किंतु कैसा, चैतन्य गुण से, न कि स्वतः। इसलिए सिद्ध होता है क्या, तस्मात् व्यापकम ज्ञानम, ज्ञान व्यापक है और जीवात्मा अनु है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ये बोल रहा है अनुवादी, व्यापकम ज्ञानम, ज्ञानम व्यापकम, जीवात्मा तो अनु एव इति पूर्व पक्ष। लग गया जी। चलिए अब ये जो 28 सूत्र का भाष्य है उस पर देखते हैं थोड़ा सा। ये प्रज्ञया शरीरम समारुह्य, ठीक है ना, प्रज्ञा के द्वारा शरीर पर सम्यक रूप से आरूढ़ होकर सुख दुख का अनुभव करता है, ऐसा श्रुति का अर्थ है। इति च आत्म प्रज्ञयो, दो चीज है, आत्मा और प्रज्ञा, ये कर्ता ये करण है। इति च आत्म प्रज्ञयो कर्तृकरण भावेन पृथक उपदेशात्, आत्मा और प्रज्ञा इन दोनों में, तो आत्मा कर्ता हुआ, प्रज्ञा मतलब ज्ञान करण हुआ, तो कर्ता करण भाव से दोनों का अलग अलग उपदेश है कि नहीं। पृथक उपदेशात्, अलग अलग उपदेश होने से आगे क्या है, चैतन्य गुणेन एव अस्य शरीर व्यापिता गम्यते, अस्य चैतन्य गुणेन एव शरीर व्यापिता गम्यते, अस्य आत्मनः जीवात्मनः
जीवात्मा की चैतन्य गुण से ही शरीर व्यापित है। चैतन्य गुण को लेकर ही वो शरीर में व्याप्त है, स्वतः नहीं। स्वतः तो कैसा है, वो स्वयं अनु है। गम्यते आगे, तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति च कर्तुः शारीरात् पृथक् विज्ञानस्य उपदेशः एतम् एव अभिप्रायम् उपोद्बलयति तस्मात् अनुहु आत्मा इति। ठीक, देखिए भाई, तदेषां प्राणानां, श्रुति के पदों को थोड़ा भाई, तदेषां प्राणानां एक शब्द छोड़कर विज्ञानम विज्ञानेन आदाय, ऐसा है। और श्रुति का शेष भाग है यह एष अंतर्हृदयः आकाशः तस्मिन् शेते, यह है जो यह हृदय के भीतर आकाश है उसमें शयन करने वाला। तदेषां प्राणानाम, कार्यकरण संगातों के बीच में विज्ञानम, विज्ञान को विज्ञान के द्वारा लेकर शयन करता है। बोलेंगे क्या चीज है भाई विज्ञान को विज्ञान के द्वारा, तो लिखते उसका अर्थ विज्ञानम बराबर, विज्ञान शब्द का अर्थ विज्ञानम बराबर इंद्रियाणाम ज्ञान शक्तिम, इंद्रियाणाम ज्ञान शक्तिम अर्धविराम, पुनः प्रतीक विज्ञानेन, विज्ञानेन बराबर चैतन्य गुणेन आदाय शेते, चैतन्य गुणेन आदाय शेते इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई, विज्ञान के द्वारा चैतन्य रूप जो गुण है ज्ञान, उसके द्वारा लेकर वो सोता है किसको, विज्ञान को। विज्ञान को मतलब इंद्रियाणाम ज्ञान शक्ति, इंद्रियों की जो ज्ञान शक्ति है उस ज्ञान शक्ति को चैतन्य गुण विज्ञान के द्वारा, चैतन्य गुण के द्वारा लेकर वो आत्मा हृदय में शयन करता है, आत्मा हृदय में शयन करता है विज्ञान को लेकर। विज्ञान मतलब इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को लेकर, किंतु इंद्रियों की ज्ञान शक्ति विज्ञान को किससे लेता है, वो आत्मा विज्ञान के द्वारा, चैतन्य गुण के द्वारा। तो चैतन्य रूप जो गुण है ज्ञान, वो करण हुआ और आत्मा कर्ता। तो कर्ता अलग है, करण अलग है। ठीक है ना, ये इस प्रकार से पृथक उपदेश है। इससे भी मालूम पड़ता है कि आत्मा अणु है और उसका ज्ञान व्यापक है जो कि करण है। वही देखिए भाष्य में आइए, तदेषां प्राणानाम विज्ञानम विज्ञानेन आदाय इति च, इस श्रुति में भी कर्तु शारीरात, कर्ता जो कौन, शारीर अर्थात जीव, जीव से पंचमी, कर्ता जो जीव है उससे पृथक विज्ञान से उपदेश, विज्ञान का अर्थात ज्ञान का, ज्ञान गुण का पृथक रूप से, अलग रूप से क्या है, उपदेश है, कथन है, उपदेश। वो उपदेश क्या बताता है फिर, एतम एव अभिप्रायम उपोद्बलयति, उपोद्बलयति का कर्ता कौन है, अभिप्राय उपदेश। देखिए भाई, इति च कर्तुः शारीरात्, पृथक विज्ञान का जो उपदेश है ना, वो उपदेश उपोद्बलयति, उपोद्बलयति का अर्थ लिखिए पुष्ट करता है, यह उपदेश पुष्ट करता है। किसको पुष्ट करता है भाई, तो बीच में आया एतम एव अभिप्रायम, इसी अभिप्राय को पुष्ट करता है यह उपदेश भी, पृथक उपदेश भी। किस अभिप्राय को, तो एतम का अर्थ लिखिए, एतम बराबर चैतन्य गुण व्याप्ति गोचरम, चैतन्य गुण व्याप्ति गोचरम अभिप्रायम, चैतन्य गुण व्याप्ति गोचरम अभिप्रायम, कौंस में लिखिए, ज्ञान गुण के व्याप्ति विषयक अभिप्राय को, व्याप्ति विषयक अभिप्राय को कौंस बंद पूर्ण विराम। ठीक है, किस अभिप्राय को पुष्ट कर रहा है यह उपदेश, तो कह रहे चैतन्य गुण व्याप्ति गोचरम अभिप्रायम, चैतन्य गुण के व्याप्ति
विषयक अभिप्राय को ही यह उपदेश पुष्ट कर रहा है। अर्थात आत्मा स्वतः अणु है और उसकी व्याप्ति चैतन्य गुण को, चैतन्य रूप जो ज्ञान गुण है उसको लेकर है। ये बात उपोद्बलयति, कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ भाई? तस्मात् अणुहु आत्मा इति, तस्मात् आत्मा अणुहु इति सिद्धम, इसलिए आत्मा अणु है, यह बात सिद्ध हो जाती है। यह 28 नंबर के सूत्र का भाष्य याद पूरा हुआ। तो यहां तक पूर्व पक्षी ही चला जो कि आत्मा को अणु मानता है। ठीक है, अब उसका निराकरण करने के लिए सिद्धांतियों के सूत्र आ रहे हैं। वो 4 सूत्र है, 29 से लेकर 29, 30, 31, 32। ठीक है, चलिए तो फिर सिद्धांतियों का क्या कहना है उसका विचार आगे। एवं प्राप्ते ब्रह्म, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर हम सिद्धांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो सूत्र के माध्यम से बोलेंगे, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।